हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस की प्लेलिस्ट हमने शुरू कर दी है। उसमें पहला लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा कि ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स और कुछ हमने क्वेश्चन करे बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ जो एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है उनके जनरल सॉल्यूशंस हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा यार, हर एक लेक्चर के बाद अच्छा लगना ही चाहिए तुम्हें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स अप टू जेई एडवांस लेवल। तुमको कुछ नहीं करना है, बस मेरे पे भरोसा रखो। मैं हर एक चैप्टर जेई एडवांस लेवल तक कवर कर रहा हूँ। बस चैप्टर में जो पढ़ा है उस पर जाके घर पे क्वेश्चन करो। सिंगेज का हम लोग रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिंगेज एक ऐसी बुक है जो जेई एडवांस लेवल तक ले जाती है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो मार्केट में और कोई ऐसी बुक नहीं है जो इतने सिस्टमैटिकली जिसमें चीज़ें दी गई हो, वो भी जेई एडवांस लेवल की। बाकी बुक्स अगर देखोगे तो उसमें मेंस लेवल तक की बहुत कुछ दिया हुआ है। एडवांस सिंगेज में सब कुछ जो है वो एडवांस लेवल का है, तो सिंगेज का हम एज ए रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास भी सिंगेज बुक है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, आपको वो सॉल्व करनी चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसके नीचे जो भी एक्सरसाइज गिवन होती है वो आपको सॉल्व करनी चाहिए। और फिर बस बल्ले बल्ले मैथ में यही होता है, सॉल्व करो, बस कॉन्सेप्ट पढ़ो सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो सॉल्व करो। ठीक है, जेठालाल का वो देखा है तुमने मीम, तारक मेहता में, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट पाओ तो सही है एकदम। बस कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर सॉल्व करो, यही चीज़ें तुम्हें करनी होती है। चलो पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज ए इक्वेशन दैट कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। अब इसका सॉल्यूशन मतलब क्या? सो वैल्यू ऑफ एंगल जो कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे देखो ये 2 sin x इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? sin x इक्वल टू 1/2। तो x की कौन सी वैल्यूज होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी? π/6 और 5π/6। तो π/6 और 5π/6 ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के बिटवीन 0 एंड 2π। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस रेंज में 0 से 2π के रेंज में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं उनको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब sin x इक्वल टू 1/2, हमें पता है sin x का ग्राफ ऐसा होता है, तो sin x इक्वल टू 1/2 बहुत सारी वैल्यूज़ पे आएगा, है ना। बट इनके जो 0 से 2π के बीच में सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और ये जो बाकी के सॉल्यूशंस है दीज आर जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, सो दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या? तो हमें पता है कि sin x cos x सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन कॉस सेक और कोसेक का पीरियड होता है 2π, और tan और cot का पीरियड होता है पाई। पढ़ा है ना हमने पिछले लेक्चर में। तो 2π के बाद साइन की वैल्यूज रिपीट होगी और पाई के बाद tan और cot की वैल्यूज रिपीट होगी। तो 0 से 2π के बीच में जो सॉल्यूशंस है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, उनको छोड़ के बाकी के सॉल्यूशंस सभी क्या है? जनरल सॉल्यूशंस। अब हम कुछ जनरल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, छोटी छोटी इक्वेशंस के एकदम। तो पहले तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है? देखो पाई पे होता है, 2π पे होता है, 3π पे, 4π पे, यानी nπ इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 0 और cot थीटा इक्वल टू 0, कहाँ कहाँ पे cos थीटा और cot थीटा 0 होता है? तो π/2 पे होता है, उसके बाद 3π/2 पे आता है, 5π/2 पे आता है। सो 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। sin थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है, उसके बाद 3π/2 पे नहीं, 3π/2 पे -1 होता है, 5π/2, फिर 9π/2। सो 4n + 1 π/2। याद नहीं रखना है ये, बस देखना है यार, है ना। इसको याद क्या ही रखोगे, इसको बस देखोगे ना। sin थीटा इक्वल टू 1 कहाँ है? π/2 पे है, फिर उसके बाद 5π/2 पे भी आएगा, है ना, 2π + π/2, फिर 3π + π/2, ऐसे भी लिख सकते हो, nπ + π/2, 4n + 1 π/2, या फिर इसको लिख सकते हो 2nπ + π/2, क्योंकि 2nπ के बाद वैल्यूज़ रिपीट होंगी। ओके, sin थीटा इक्वल टू -1 कहाँ है? तो sin थीटा इक्वल टू -1 होता है 3π/2 पे, फिर उसके बाद आएगा 7π/2 पे, यानी 4n - 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो, तो 3π/2 पे होता है ना, फिर 2π के बाद वैल्यूज रिपीट होती है, क्योंकि sin थीटा पीरियोडिक फंक्शन होता है विद ए पीरियड ऑफ 2π। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π + 2nπ + 3π/2। ठीक है, ये भी करेक्ट वे, n बिलोंग्स टू z। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 1, कहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो है 0 पे, फिर उसके बाद 2π पे फिर 4π पे, यानी 2nπ, n बिलोंग्स टू z। लास्ट cos थीटा इक्वल टू -1। मैं बस तुम्हें जनरल सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं जनरल सॉल्यूशंस। ओके, cos थीटा इक्वल टू -1,
180 पे होता है मतलब पाई पे होता है, फिर उसके बाद 3 पाई पे आएगा, 5 पाई पे आएगा, सो 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इंटू पाई, या फिर 2n प्लस 1 इंटू पाई, कुछ भी लिख दो, वेर n बिलोंग्स टू z। ओके, सो दीज आर सम बेसिक सॉल्यूशंस, बेसिक जो भी इक्वेशंस होते हैं उनकी जनरल सॉल्यूशंस यहाँ पे मैंने तुम्हें लिख के दिखा दिया। आज के लेक्चर में हम लोग बस क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग एकदम पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा। आज के लेक्चर में थोड़ा सा इजी चीज़ है, तो चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज बोथ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हमें थीटा की ऐसी जनरल वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 को भी और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को भी। अब पहले तो साइन थीटा नेगेटिव है और tan थीटा पॉजिटिव है, तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन थीटा नेगेटिव होता है और tan थीटा पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में तो नहीं, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होगा और tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी जो आंसर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, ठीक है। थीटा तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है, π/6 पे, सो साइन ऑफ पाई प्लस π/6 है ना, यही तो होगा -1/2, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 π/6 इज इक्वल टू -1/2। बट ये तो एक सोल्यूशन हुआ, ये तो सोल्यूशन है 0 से 2 पाई के बीच में। बट इसका अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 पाई के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट होगी ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 2 पाई के बाद फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 2 पाई के बाद फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, सो जनरल सॉल्यूशन विल बी 2n पाई प्लस 7 π/6। आया समझ में? चलो लेट्स गेट अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेबी। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। करो इस क्वेश्चन को, पॉज करके हर एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। स्टूडेंट्स गण कृपया ध्यान दें, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे आप सभी को वीडियो को वहीं पे पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। इसके सिवा आप ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर पाओगे, इसके सिवा आप जेई के मैथ्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। अगर सभी आंसर्स मैं ही बता दूंगा तो फिर मज़ा ही क्या रह जाएगा, या फिर मोटिव भी नहीं है फिर इस लेक्चर का। अगर मान लो तुम लोग बस बैठे हो कि यार चलो क्वेश्चन आ गया, चलो ये बता ही देगा 5 मिनट में नहीं, पॉज करना है, वहीं पे ट्राई करना है। 5 मिनट ट्राई करो, 10 मिनट ट्राई करो, कभी कभी अगर हार्ड क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। शुरुआत में टाइम का इतना मत सोचो, तुम बस शुरुआत में सोचो कि कैसे तुम माइंड को डेवलप कर सकते हो सोचने के लिए। अब देखो r sin थीटा इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। पहले तो ये r बहुत दिक्कत दे रहा है ना। हमको अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है, तो r नहीं चाहिए, r नहीं चाहिए तो r को एलिमिनेट कर दो। r को मैं लिख सकता हूँ 3/sin थीटा, r को मैं लिख सकता हूँ 3/sin थीटा। तो बस इस 3/sin थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/sin थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना। ओके, और फर्दर इसको सॉल्व कर लो बस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। सो 4 sin स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, ये होगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे, 6 और 2 होगा ना, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, प्लस 3 2 sin थीटा कॉमन ले सकते हैं ना, 2 sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, 2 sin थीटा, और यहाँ से ले लो -1, सो 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एक तो 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, या फिर 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा इज इक्वल टू -3/2, और फर्स्ट क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो sin थीटा इज इक्वल टू -3/2 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। और फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई। तो हमसे वैल्यू किसके बीच में पूछी है, 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछे। तो 0 से 2 पाई के बीच में sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहाँ होगा, एक तो होगा π/6 पे,
और दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6 है ना, पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये दो ही वैल्यूज़ अपना आंसर होगी। सो दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? चलो यार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा इक्वल टू 9, और किस इंटरवल में फाइंड करने, माइनस पाई से लेके पाई तक। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, इंटरवल माइनस पाई से लेके पाई तक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि योर एंगल इज लाइक दिस ब्रो, माइनस पाई से पाई। सो यहाँ से लेके इसके बीच में तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, माइनस पाई से पाई के बीच में। चलो कर लिया इस क्वेश्चन को, अब मैं कर दूं। अच्छा, तो देखो 16 सेक क्यूब थीटा, अब पूरी की पूरी इक्वेशन सेक थीटा में, बट बीच में ये एक tan थीटा दिख रहा है, तो tan थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो tan स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 9। अब इसको थोड़ा से अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा, ओके, प्लस 12 माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। यहाँ पे यही करना होता है, सेक थीटा का वैल्यू 1 2 -1 -2 पुट करके देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से कि क्या सोल्यूशन आएगा। हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल मेथड अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस इज़ द वन सोल्यूशन। और इसके आगे कैसे करते हैं तुम्हें पता है ना, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब सेक थीटा माइनस 1/2 इसका एक फैक्टर होगा, तो सेक थीटा माइनस 1/2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक मिलेगा, वहाँ से तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे। सो अदर टू रूट्स आर सेक थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 3/4, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेक थीटा का वैल्यू 1/2 तो पॉसिबल नहीं है, -1/2 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक थीटा बिलोंग्स टू, हमने पिछले लेक्चर में देखा है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो 1/2 और -1/2 नॉट पॉसिबल, ओनली दिस वैल्यू इज पॉसिबल, सेक थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब क्वेश्चन है कि सेक थीटा 3/4 किस किस जगह पे होता है। तो देखो माइनस पाई से आ रहे हो तो पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा होगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे सेक थीटा पॉजिटिव, तो एक वैल्यू वहाँ से मिली, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो सेक थीटा पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू वहाँ से मिली। तो कितने सॉल्यूशंस है? दो सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इजी क्वेश्चन है यार, फटाक से कर दो एकदम। कर लिया? चलो देखते हैं, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सॉल्यूशंस फाइंड करना है -2π से लेके 2π के बीच में। सॉल्यूशंस किसके बीच में चाहिए? -2π से लेके 2π। तो -2π से लेके यहाँ से लेके और फिर से यहाँ तक, है ना। -2π से 0 और फिर 0 से 2π, यहाँ तक हमें सॉल्यूशन चाहिए। कितने सॉल्यूशन होंगे? अच्छा, टाइम मतलब बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है टाइम। जेई की प्रिपरेशन जब चल रही हो तब, ये 2 साल तुम्हारे जीवन के डिफाइनिंग 2 साल है, याद रखना। अब आईआईटी में आना, दिस इज़ नॉट द एम ऑफ जेई। ये जेई का एम नहीं है। अल्टीमेट एम जेई का ये नहीं है कि आईआईटी में आ जाओ तुम, आईआईटी में भी आओगे 4 साल ही रहोगे, आईआईटी में बाद में और कहीं पे चले जाओगे। जेई तुम्हें ये नहीं सिखाता। जेई तुम्हें बहुत और चीज़ें सिखाता है यार, जिनको तुम नोटिस नहीं करते। एक तो डिसिप्लिन लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंटली वर्क करना, कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे वर्क करना, फिर से वही चीज़ करना, दिस इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, लाइफ में ये चीज़ बहुत हार्ड है। तो ये तुम्हें जेई से सीखना है, ये तुम जेई से सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो तुम जेई से। और यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम आईआईटी में जाते हो, एनआईटी में जाते हो, या फिर किसी और कॉलेज में। ये बहुत कम मैटर करता है लाइफ में। तुम्हारे अंदर क्या ट्रू पोटेंशियल है वो तुम्हें बाहर लाना है इन 2 सालों में। इन 2 सालों में तुम्हें खुद पे मेहनत करनी है, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना है। और 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर 1 साल भी बचा है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस तो 1 साल के अंदर ही कवर करने वाला हूँ, वो भी एडवांस लेवल तक। तुम्हें बस क्या करना है, रोज़ के रोज़ लेक्चर देखना है और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है बाकी। तो 1 साल भी है तो डरने की कोई बात नहीं। अभी भी जेई नहीं गया है हाथ से, 1 साल में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बस यार करने की वो ज़िद होनी चाहिए इंसान में, इंसान में करने की ज़िद होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलो
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन माइनस 2 पाई टू 2 पाई हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। साइन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। सो साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू तो होगा इसका 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरा साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस रूट 5/2। अब 1 प्लस रूट 5/2 ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्यों, क्योंकि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है इसका रेंज। 1 प्लस रूट 5 ये 1 से बड़ा हो रहा है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ओनली दिस वैल्यू इज़ पॉसिबल। अब हमें पता करना है कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो -2 पाई से तुम शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें एक सॉल्यूशन मिलेगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, फिर से 0 पे आओगे, फिर से 2 पाई की तरफ जा रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक, सेकंड क्वाड्रेंट में एक। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और ये अच्छा क्वेश्चन है सच में। इसमें थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, y बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। चलो कर लिया क्वेश्चन को, अब मैं बता दूं। ठीक है, पहले तो cos x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो। सो दिस विल बी 9 cos स्क्वायर x। क्योंकि देखो अब तुम बोलोगे पता कैसे चलेगा, तुम्हें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है x और y, और इक्वेशन कितनी है, एक ही इक्वेशन है। तो जब भी दो वेरिएबल्स और एक ही इक्वेशन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि a² प्लस b² इक्वल टू 0 ऐसा फॉर्म बन रहा हो जहाँ पे a भी इक्वल टू 0 और b भी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स है और एक ही इक्वेशन है तो बस यही सिनारियो से हम लोग बता सकते हैं कि उन दोनों में क्या होगा, उन दोनों के सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो बहुत बार ये सिनारियो बनता है, और मुझे यहाँ पे स्क्वायर भी दिख रहा है sec² y 9 cos स्क्वायर x, तो इनको एक तरफ ले लेता हूँ। सो दिस विल बी 9 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos x। देखो अब ये 3 cos x का स्क्वायर है और यहाँ पे भी -2ab मुझे दिख रहा है, बस कमी किस चीज़ की है, +1 की। सो यहाँ पे +1 मैं ऐड कर दूंगा, प्लस इस 5 से मैंने +1 लिया, sec² y माइनस 4 sec y। ओके, तो इसको a² प्लस b² माइनस 2ab बनाने के लिए बस +4 चाहिए, तो +4 ले लो। 4 + 1 5, 5 को भी हमने यूज़ कर लिया दो पार्ट्स में, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 cos x -1 का होल स्क्वायर प्लस sec y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1/3 एक सॉल्यूशन x का, और y का सॉल्यूशन क्या होगा, sec y इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स ऑफ x, y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई में cos x इक्वल टू 1/3 कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, है ना। इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशन लिख देता हूँ, 2 टाइम 2 सॉल्यूशंस। और sec y इक्वल टू 2 कितनी बार होगा, 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इसके भी कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस। तो दोनों के 2 सॉल्यूशंस होंगे। बट हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ऑर्डर्ड पेयर x, y। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, सोचो। इसके 2 सॉल्यूशन है, इसके 2 सॉल्यूशन है, तो इसका पहला सॉल्यूशन इसके पहले सॉल्यूशन के साथ वो भी एक सॉल्यूशन होगा, इसका पहला सॉल्यूशन इसके दूसरे के साथ वो भी एक सॉल्यूशन होगा, और इसका दूसरा पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल टू 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, 4, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जितना तुम ईजी सोचोगे ना, ईजी, उतना बढ़िया रहेगा। दिमाग पे ऐसा टेंशन मत डालो कि नहीं सोचना है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना है, कुछ तो है कुछ तो है, नहीं, ईजीली लो क्वेश्चन। जितना ईजी सोचोगे ना तुम उतना अच्छी चीज़ है, जितना कॉम्प्लेक्स सोचोगे, आइंस्टाइन ने कहा था कि अ फूल मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, इट टेक्स द टच ऑफ ए जीनियस टू मेक द थिंग सिंपल। सो सिंपल सोचो, नॉर्मल सोचो, दिमाग पे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करो बस। कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2 tan square x minus 5 sec x equal to 1. So this equation have exactly 7 distinct solution between 0 to n pi by 2. Then find the greatest value of n. चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो sec x, अब sec x को तो tan x में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट tan x को sec x में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan x को मैं लिख सकता हूँ sec square x minus 1 माइनस 5 sec x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये होगा 2 sec square x माइनस 5 sec x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करो इसका, तो 2 sec square x माइनस
6 sec x। ओके, थोड़ा सा फास्ट करते हैं बामुशाए, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। प्लस sec x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कॉमन क्या आएगा 2 sec x। आ गया समझ में। अब ये वैल्यू क्या है, नॉट पॉसिबल, -1/2। तो sec x इक्वल क्या होगा किसके, 3 के होगा इक्वल, sec x इक्वल टू 3। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, x बिलोंग्स टू 0 to n/2। पहले तो अपना सोल्यूशन क्या आया, sec x इक्वल टू 3, दिस इज आवर सोल्यूशन। अब sec x इक्वल टू 3 मतलब एक सोल्यूशन तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखो 2 सोल्यूशन आएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π तक, है ना, 0 से लेके 2π तक। उसके बाद या फिर क्लोज अपन कुछ भी रख दो। उसके बाद 2 सॉल्यूशन अगले 2π से लेके 4π तक आएंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, sec x इक्वल टू 3। उसके बाद और 2 सॉल्यूशन कहाँ आएंगे, 4π से लेके 6π तक, और 2 सॉल्यूशंस कहाँ आएंगे। ओके, और हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमें क्या बोला है 7 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। अब एक सॉल्यूशन हो गया तो 7 सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो जो अगला एक सॉल्यूशन होगा वो 6π से लेके π/2 के बीच में आएगा, 6π + π/2। अब 6π + π/2 क्या होगा सोचो, सही है, ये 7th सॉल्यूशन होगा, 6π + π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ये, तो ये 7th सॉल्यूशन है अपना। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटेस्ट। इसके बारे में अगर थोड़ा सा सोचोगे तो देखो 6π + π/2 के बीच में 7th सॉल्यूशन है, क्लियर है, बट उसके अगर सेकेंड क्वाड्रेंट भी लोगे तो भी 7 ही सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट भी लोगे तो भी 7 ही सॉल्यूशन है एग्जैक्टली, और हमें n का वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट भी तो इंक्लूड कर लेंगे ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो 6π + π/2 प्लस और एक बार पाए, क्यों, यहाँ तक हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा 6π से लेके 6π + π/2 तक, बट हमें क्योंकि n का वैल्यू ग्रेटेस्ट चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को भी अगर इंक्लूड कर लोगे तो n का वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं कर सकते, फिर 8th सॉल्यूशन आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू क्या होगा, देखो n π/2 इज इक्वल टू 7π + π/2 विच इज इक्वल टू 15π/2, तो n का वैल्यू क्या आएगा 15। क्लियर है सभी को, ये मैं मान सकता हूँ कि ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, अच्छा सवाल था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, इजी है यार, बहुत इजी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने 0 और 2π के बीच में, 16 sin² x। अब क्या करो, sin² x + cos² x इक्वल टू 1 किस लिए दिया है, यूज करने के लिए। सो 16⁻1 - sin² x इक्वल टू 10, ठीक है। अब 16⁻² sin² x को मैं मान लेता हूँ t, दिस इज माई अजम्पशन। ओके, अजम्पशन को अब कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे चलो 16⁻² sin² x इक्वल टू t, तो ये क्या होगा t² + 16/t इज इक्वल टू 10, ओ सॉरी t + 16/t इज इक्वल टू 10। सो t² - 10t + 16, t² - 10t + 16 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो, सो फैक्टराइजेशन विल बी t - 8 इंटू t - 2 इज इक्वल टू 0। तो t के 2 वैल्यूज मिले, t इक्वल टू 8 या फिर t इक्वल टू 2। 16⁻² sin² x पावर में 16⁻² sin² x इक्वल टू, तो इसको 2 की पावर में लिख देता हूँ ना मैं, क्योंकि दोनों तरफ 2 की पावर लिख सकता हूँ तो ईजी पड़ेगा। सो 2 की पावर 4 sin² x इज इक्वल टू 2³। तो यहाँ से sin² x इक्वल टू 3/4 एंड sin x इक्वल टू √3/2, ओ प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2, ध्यान देना, प्लस माइनस √3/2 गलत कर रहे थे हम लोग, कम सॉल्यूशन मिलते अगर हम लोग यहाँ पे गलत कर देते तो। ये क्या होगा, ये होगा 2⁴ sin² x इक्वल टू 2⁴ तो यहाँ से sin² x इक्वल टू 1/4। सो sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब हमें सॉल्यूशन किसके बीच में चाहिए, 0 से 2π के बीच में।
तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। देखो 0 से 2 पाई के बीच में √3/2 कितनी बार आएगा? 2 बार, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस √3/2 2 बार, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 4 सोल्यूशन यहाँ पे हो गए, 4 सोल्यूशन यहाँ पे हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हुए? देखो यहाँ से 4 सोल्यूशन और यहाँ से आएंगे 4 सोल्यूशन। सो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी 8 एंड 8 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। कर लिया? कुछ नहीं है यार, e⁻sin x को t मान लो। ये इजी चीज़ें हैं बहुत, ये तो दिख रही होंगी तुम्हें। तो t - 1/t - 4 = 0, या फिर =4 कर लो इसको, है ना। तो या फिर -4 ही रहना, तो जो भी है यार, जो भी है। t² - 4t - 1 = 0। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो t का वैल्यू क्या होगा? -b + -√b² - 4ac। सो 16 + 4 / 2a। सो t विल बी इक्वल टू 4 ± √20। √20 होगा 2√5 / 2। तो t का वैल्यू क्या आएगा? 2 ± √5। ठीक है। अब देखो t को हमने क्या माना था? e⁻sin x। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे t को हमने माना था e⁻sin x। हमें पता है कि sin x का जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस दैन और इक्वल टू 1। और e⁻x कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे e⁻ कर सकता हूँ इसको। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि e⁻x क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू e⁻1 1/e, या फिर e⁻1, ठीक है, 1/e एंड लेस दैन और इक्वल टू e। तो e⁻sin x बिलोंग करता है 1/e से लेके e तक। e⁻sin x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 1/e से लेके e तक। अब देखो अगर 2 + √5 को देखोगे, सो 2 + √5 इज 2 + 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि e से ग्रेटर है। और अगर 2 - √5 करोगे, सो 2 - √5 इज 2 - 2 पॉइंट समथिंग, है ना, मतलब माइनस में कुछ आएगा। और 1/e तो पॉजिटिव है, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि 2 ± √5 डज नॉट बिलोंग्स टू 1/e टू e, और जो e⁻sin x है वो तो 1/e से लेके e तक ही हो सकता है। आया समझ में? तो कोई भी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये चीज़ हमेशा होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था क्योंकि वो रूम साफ़ करने के लिए आए थे, इसलिए बीच में मुझे वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये चीज़ हमेशा होती है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी तुम सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या वो सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में है या फिर नहीं। हर बार ये चीज़ देखनी पड़ती है, स्पेशली साइन कॉस के साथ और सेक कॉसिक के साथ, क्योंकि टैन और कॉट जो है वो तो सभी रियल नंबर उनके रेंज में होते हैं। तो टैन और कॉट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन कॉस की रेंज होती है -1 से लेके 1, और सेक और कोसिक की रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो जब भी साइन कॉस या सेक कोसिक क्वेश्चन में है ना, तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो गिवन रेंज में है या फिर नहीं। क्योंकि अलजेब्रा को नहीं पता है भाई, अलजेब्रा तो टी का वैल्यू तुम्हें दे देगी। अलजेब्रा ने तुम्हें टी का वैल्यू दिया ना, उसको ये थोड़ी पता है कि t = e⁻sin x है और e⁻sin x सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल में रहता है। तो वो तो तुम्हें अपने से देखना पड़ेगा आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। आज का चॉकलेट क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, जिस बंदे ने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब भाई तुम्हारा दिमाग एकदम बढ़िया है, तुम IIT जा सकते हो, वैसे आप मुंबई आ सकते हो। है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x + mod of sin x = 1, ये हमें गिवन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जो कि इंटीजर की वैल्यू देता है विच इज़ ग्रेटेस्ट और इक्वल टू दैट नंबर, ओके, लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब cos x जो है ये बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या होगा? ये हो सकता है -1 या फिर 0 या फिर 1। -1 कब होगा? जब cos x इक्वल होगा -1 के, या फिर -1 से लेके
जीरो तक, है ना, जीरो पे ओपन इंटरवल, क्योंकि जब cos x इक्वल टू जीरो होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x का जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा? जब cos x इक्वल होगा जीरो से लेके 1 तक, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x इक्वल टू जीरो होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ cos x इक्वल टू 1 क्या होगा? जब cos x इक्वल होगा 1 के, क्योंकि 1 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन हमने पहले फाइंड कर ली। तो 3 केसेस यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या है? केस 1। पहला केस है जब cos x जो है, cos x वो बिलोंग करता हो -1 से लेके 0 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x इक्वल टू -1। पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो -1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? +-2, क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस दोनों भी वैल्यू एप्लीकेबल है, बट नो सॉल्यूशन, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 2 या फिर -2 हो ही नहीं सकता। तो केस 1 से हमें क्या मिला? नो सॉल्यूशन। सेकेंड केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है? जब cos x 0 से लेके 1 तक हो, cos x बिलोंग्स टू 0 से 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि cos x जब इक्वल टू 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका क्या हो जाएगा? इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x क्या आएगा? 0। पुट करो इक्वेशन में। सो 0 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1, मतलब साइन एक्स इक्वल टू +-1। ठीक है, बट चेक करना पड़ेगा। साइन एक्स इक्वल टू 1, जब साइन एक्स इक्वल टू 1 होगा मतलब तब cos x क्या आएगा? 0 आता है। जब भी साइन एक्स 1 या -1 होता है तब cos x क्या होता है? 0। और cos x इक्वल टू 0 इसकी रेंज में है, गिवन जो अपना केस है उसकी रेंज में, ये चेक करना पड़ता है। जो अब साइन एक्स का वैल्यू +-1 आया, बट ये वैल्यू कब आएगा साइन एक्स का? जब cos x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 के बीच में। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि साइन एक्स इक्वल टू +-1 के लिए cos x क्या 0 से 1 के बीच में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन एक्स जब भी प्लस या -1 होता है तब cos x होता है इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 तो अपनी रेंज में है, क्लोज इंटरवल है 0 पे। तो यहाँ से हमें मिले 2 सॉल्यूशंस। ओ नहीं, देखना पड़ेगा। पाई से लेके 3π तक, पाई से लेके 3π तक, तो पाई से शुरू करो और 3π पे आ जाओ। तो इस इंटरवल में कितनी बार साइन एक्स प्लस या फिर -1 के इक्वल होगा? तो यहाँ पे एक होगा -1 के इक्वल और यहाँ पे होगा 1 के इक्वल। तो कितने सॉल्यूशन आए? 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे मन से नहीं करने हैं, देखने हैं भाई, जो भी जिस भी रेंज में पूछा है उसी रेंज में सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस 3, केस नंबर 3। तो केस 3 क्या है? जब cos x इक्वल टू 1 हो। ठीक है, cos x इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x भी क्या होगा? इक्वल होगा 1 के। तो देखो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, सॉरी। सो मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 0। तो क्या जब साइन एक्स इक्वल टू 0 है तब cos x इक्वल टू 1 है? बिल्कुल यार नहीं, cos x +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, तो ये भी सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे, है ना। जब मैंने बोला बिल्कुल यार तब तक तो तुम्हारी हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है, हट सही है बिल्कुल। सोचो थोड़ा सा दिमाग से पैदल आदमी। पाई से लेके 3π तक सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब साइन एक्स इक्वल टू 0 चाहिए और cos x इक्वल टू 1 चाहिए। अब यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, बट cos x यहाँ पे 1 नहीं होता, -1 होता है, अकल के अंधे। यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है और cos x इक्वल टू 1 होता है। तो फिर ओनली 1 सॉल्यूशन, इसका क्या आएगा? 1 सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? पाई प्लस पाई 3π पे, 3π पे, है ना। ओ सॉरी 2π पे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? यहाँ से 2 सॉल्यूशन, यहाँ से 1 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस। और जिसने ये क्वेश्चन करा होगा यार, बल्ले बल्ले, शावा शावा, आप मुंबई आ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तो नहीं, ठीक ठाक है। और ये शायद आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा
कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब तुम सॉल्व कर रहे हो तब तुम्हें ध्यान देना पड़ता है कि उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और जो अपने आंसर आ रहे हैं वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में होनी चाहिए, तभी वो आंसर को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर दो फिर चलते हैं यार फिर। इफ़ द इक्वेशन पजेस ए सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। पजेस ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो है इसका, ठीक है। ए साइन एक्स, अब इसको हम लोग कॉस एक्स में तो कन्वर्ट कर नहीं कर सकते, बट कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे मुझे साइन एक्स में एक इक्वेशन मिल जाएगी इक्वल टू 2a माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 है ना, इज इक्वल टू 0। साइन एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी, माइनस 4a का वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 8 इंटू 2a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2a। सो साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ये तो हमें पता है कि रूट से बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे a माइनस 8 का होल स्क्वायर कर दो या फिर 8 माइनस a का होल स्क्वायर कर दो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस लगा हुआ है। a माइनस 8 लाओगे तो एक बार प्लस होके a माइनस 8 आएगा और माइनस होके 8 माइनस a आएगा। 8 माइनस a भी बाहर आएगा तो प्लस होके 8 माइनस a आएगा, माइनस होके a माइनस 8 आएगा। तो जब भी रूट के आगे प्लस माइनस लगा हो ना, तब फर्क नहीं पड़ता रूट से बाहर कौन सी क्वांटिटी ला रहे हो, बस ला दो। तो यहाँ पे a माइनस 8 का होल स्क्वायर मैं बाहर लाऊंगा, सो दिस विल बी a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, कौन से, एक बार जब प्लस यूज़ करोगे तब a माइनस 2। अच्छा, एक बार जब हम लोग प्लस यूज़ करेंगे तब ये हो जाएगा 2a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा ना, ओके, a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब हम लोग माइनस करेंगे तब, अब a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2। ये नॉट पॉसिबल, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। ओके, साइन एक्स का वैल्यू क्या है, a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें बोला है ना कि दिस इक्वेशन पजेसेस सॉल्यूशन, अगर तुम्हें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो ये जो वैल्यू है a माइनस 4 बाई 2, दिस शुड बी इन बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, ख़त्म है क्वेश्चन यार। a माइनस 4 बाई 2, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, -2 लेस देन इक्वल टू a माइनस 4 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2, और 4 ऐड कर दो दोनों सब तरफ, सो ये आ जाएगा 6 और इधर 4 ऐड करोगे तो 2। सो a इज़ इन बिटवीन 2 to 6 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट माय वर्क, तो बस इस लेक्चर को जितने भी आपके दोस्त जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।